Welcome back to डिजिटल ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी के लिए सबसे ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वस्तुनिष्ठ टाइप के ये प्रश्न होंगे। ठीक है, इसकी 7 सीरीज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपडेटेड है। उनका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, और उसके बाद फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं ना। चलिए, पहला सब क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। कौन सा पहला क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? वी ऑल नो हरित क्रांति किससे संबंधित हो सकती है। सो हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। किससे है? गेहूं उत्पादन से, है ना। क्या होता है कि हरित क्रांति को जो है वो गेहूं उत्पादन से संबंधित माना जाता है। और जैसा कि श्वेत क्रांति के बारे में हमने बात करी, तो श्वेत क्रांति क्या होता है? वो दूध उत्पादन से संबंधित है ना। एवं ब्राउन क्रांति जो है वो कॉफ़ी उत्पादन से संबंधित है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इनको भी ध्यान में रखिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। सो ऑब्वियस है कि उसके अलावा ही कोई क्वेश्चन बनेगा, है ना। सो काली क्रांति भी आप लोगों ने देखा होगा, कई बार पूछता है। तो काली क्रांति है पेट्रोलियम उत्पादनों से संबंधित। ठीक है, चलिए नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। क्या? नीली क्रांति। ठीक है, स्वर्ण क्रांति की अगर हम बात करें तो बागवानी उत्पादन से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधारों का सकारात्मक परिणाम है? भूमि सीलिंग, ग्रामीण गरीबी की दृढ़ता, वृक्षारोपण के लिए छूट, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इस करेक्ट आंसर इज दैट आंसर नंबर 1, भूमि सीलिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सीलिंग से, है ना। देखिए क्या है कि भूमि सुधारों की अगर हम बात करें तो भूमि सुधार के उपर्युक्त परिणामों में से जो परिणाम मैंने आपको बताए, उनमें से भूमि सीलिंग जो है वो भूमि सुधारों का एक सकारात्मक परिणाम है। क्या है? एक सकारात्मक ये परिणाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? पुनर्वितरण, युक्तिकरण, एकीकरण, या फिर उपरोक्त सभी। सो करेक्ट आंसर इज दैट उपरोक्त सभी। भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य ये तीनों ही है, यानी पुनर्वितरण हो, युक्तिकरण हो, या एकीकरण हो। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या होता है? भूमि सुधारों के मुख्य उद्देश्यों में पुनर्वितरण, युक्तिकरण, एकीकरण आदि शामिल थे। भूमि सुधारों के कारण वर्ग संरचना में क्या आया? बदलाव आया। ठीक है, किसानों की पहचान अब 2 श्रेणियों अर्थात भूमि मालिक और खेतिहर मजदूरों में की जाने लगी थी। इस प्रणाली ने सहकारी खेती की शुरुआत के माध्यम से एक सहकारी प्रणाली की स्थापना में भी क्या करा है? मदद करा है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा, आंसर नंबर बी 35.74। ठीक है, ये जनसंख्या क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में तो निवास करती ही है, साथ ही साथ गरीबी रेखा से भी नीचे आती है ना। कैसे? देखिएगा, लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी। सो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 72.37% जो आबादी है वो कहाँ? रूरल क्षेत्रों में निवास करती है। कहाँ करती है? रूरल क्षेत्रों में, जिसमें से रूरल क्षेत्रों में निवास करने वाली 35.74% जो कम्युनिटी है वो ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे निवास करती है। यह अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था? ध्यान दीजिएगा, तेंदुलकर समिति द्वारा ये अनुमान या ये मानदंड प्रदान किए गए हैं। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सी समिति के द्वारा? तेंदुलकर समिति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कुल सकल घरेलू उत्पाद में डैश 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 % ऑफ विनिर्माण उत्पादन का डैश % योगदान है। एमएसएमई कुल सकल घरेलू उत्पाद में इतने % और विनिर्माण उत्पाद का इतने % योगदान है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 45 और 55, 29 और 45, 39 और 45, या फिर 29 और 54। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी
29 to 54% का जो है योगदान है। चलिए इसको पूरे सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एमएसएमई में क्या होता है, 100 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है एमएसएमई बिजनेस जो होता है, और 45% विनिर्माण उत्पादन के साथ साथ देश के निर्यात का 40% से अधिक हिस्सेदारी रखता है। एमएसएमई क्षेत्र वर्तमान में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 29% का योगदान दे रहा है। कितने परसेंट का? 29% का योगदान दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्फूर्ति योजना किससे संबंधित है? स्फूर्ति योजना किससे संबंधित है? भारतीय रेलवे की मालगाड़ियों की बढ़ती गति, बेहतर कौशल के साथ पारंपरिक उद्योगों का उत्थान, कपड़ा उद्योग में प्रवासी कार्यबल को कुशल बनाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, बेहतर कौशल के साथ पारंपरिक उद्योगों का उत्थान। ठीक है, चलो देखो, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की संशोधित योजना, किसकी? कोष की संशोधित योजना स्फूर्ति पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को समूहों में संगठित करती है तथा उनकी विपणन क्षमता को बढ़ाकर और उन्हें बेहतर कौशल प्रदान करके प्रतिस्पर्धी बनाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महिला श्रम दल भागीदारी कितने परसेंट है? 23.5%, 15.7%, 10.18%, 18% या फिर 38.5%। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 23.5% क्या है? महिला श्रम बल भागीदारी है। ठीक है, देखो 50% भी पहुंचा ही नहीं अभी तक। चलो इसको मैं पूरी तरीके से समझते हैं। महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर को देश की श्रम शक्ति के संबंध में नियोजित महिलाओं के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत में केवल 23.5% ये था, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी 33% से कम है। कितना है? 33% से कम है। ठीक है, ये कब की हम बात कर रहे हैं? ये हम 2011 की जनगणना के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार थर्ड जेंडर के बीच साक्षरता का दर क्या है? 55%, 78%, 46% या फिर 90%। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 46%। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्यूशन में देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में थर्ड जेंडर की जनसंख्या 4.9 लाख है। थर्ड जेंडर के रूप में पहचानी गई 66% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। जनगणना के आंकड़ों ने इस वर्ग में निम्न साक्षरता दर का भी खुलासा किया, जो सामान्य जनसंख्या के 74% की तुलना में सिर्फ 46% ही है। कितना है? सिर्फ 46% है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के स्वामित्व वाली वित्तीय संपत्ति का प्रतिशत कितना है? 8%, 25%, 10%, 2%। करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए, 8%। कितना है? 8%। ठीक है, अब देखो, वित्तीय परिसंपत्तियां शेयरों और जमा में निवेश का प्रतीक है। किसमें है? शेयरों और जमा में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का प्रतीक है। वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में जनसंख्या के दूसरे वर्ग के बीच जागरूकता की व्यापक कमी के कारण भारी असमानता व्याप्त है। देश में कुल वित्तीय संपत्ति का लगभग 48% उच्च जाति के पास है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग का 26% और अनुसूचित जाति का 8% है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किसानों की कृषि जोत का आकार औसतन कितना है? 2.11 हेक्टेयर, 3.28 हेक्टेयर, 1.08 हेक्टेयर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। भारत में 2.11 हेक्टेयर जो है कृषि का जोत का आकार जो है औसतन है ना। देखिएगा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या हुआ था 1970 से 1971 में जोत का औसत आकार 2.28 हेक्टेयर था, ठीक है, जबकि 1980-81 में ये चीज़ बढ़ने के बजाय घटी 1.82 हेक्टेयर हुई। देन 1990 ये हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1995 से 1996 में ये 1.50 हेक्टेयर हो गया। साथ ही हम अगर अभी रिसेंट की बात करें 2019 में 1.08 हेक्टेयर हो गया था। अब देखो चूंकि कृषि के तहत क्षेत्र सिकुड़ रहा है, 2010 और 11 में 159.5 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 2015-16 में अगर हम बात करें तो यह सिर्फ 157 मिलियन हेक्टेयर रह गया है। बढ़ती आबादी के कारण परिचालन जोतों की संख्या 138.3 मिलियन से लगभग 146 मिलियन तक बढ़ रही है। समझ में आया आप लोगों को कि किस हिसाब से ये जो शहरीकरण बढ़ रहा है हमारे देश में या हमारे विश्व में, उससे हमारी कृषि इफेक्ट हो रही है। चूँकि भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो ये भारत के लिए कोई भी सही सिम्टम तो नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब शुरू की गई थी? 2005, 2010, 2015 एवं 2020। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी 2010। भारत में कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2010 में शुरू की गई, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना शुरू में 2010-11 में 7 पायलट राज्यों में शुरू की गई, 7 पायलट राज्यों में, जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधी जानकारी तक समय पर पहुंच हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत में तेजी से विकास हासिल करना था। 2014 से 15 में क्या हुआ, इस योजना को शेष सभी राज्यों साथ ही साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी आगे बढ़ाया गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के अंतर्गत स्थापित किया गया था। योर ऑप्शन इज दैट चंबल घाटी परियोजना, हलाली नदी परियोजना, तवा घाटी परियोजना या फिर मान परियोजना। करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल घाटी परियोजना। क्या हो जाएगा? चंबल घाटी परियोजना। अब देखो, अब इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रही हूँ। चूँकि अपना चंबल घाटी परियोजना इस करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में पहला पन बिजली केंद्र चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत स्थापित किया गया। हलाली नदी परियोजना को बेतवा नदी की सहायक नदी अर्थात हलाली नदी पर विकसित किया गया। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, तवा नदी नर्मदा की एक सहायक नदी है जो महादेव पहाड़ियों से होकर प्रवाहित होती है। इसके बेसिन की अगर हम बात करें तो इसके बेसिन में लगभग 125 से 187 सेंटीमीटर वर्षा के कारण इसमें प्रचुर मात्रा में पानी मौजूद रहता है। इसके उपयोग के लिए होशंगाबाद जिले में एक बांध का निर्माण किया गया है। धार जिले के निकट जीराबाद गांव में मान नदी के ऊपर मेन जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो गया है। ठीक है, तो ये पूरी इसके पीछे की स्टोरी है जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेम क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाणसागर नदी परियोजना एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना के निर्माण में निम्न में से कौन से राज्य शामिल हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। अब देखो, इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। देखो क्या है, बाणसागर नदी परियोजना जो है ये बेसिकली बनी हुई है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच में।
बाणसागर नदी परियोजना मध्य प्रदेश के गंगा बेसिन में, कौन से बेसिन में, ध्यान देने वाली बात है, गंगा बेसिन में सोन नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। वी ऑल नो। अब क्या है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों के बीच बांध के निर्माण के लिए 1973 में होने वाला एक समझौता था, जिसमें राज्यों ने होने वाले व्यय को साझा किया था। इस परियोजना के द्वारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में भूमि की सिंचाई की जाती है। तो बाणसागर हमारा जो बांध है ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य के खेतों की भी सिंचाई करता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव सागर परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? बावनथड़ी परियोजना, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, बाणसागर परियोजना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बावनथड़ी परियोजना। ठीक है, अब देखो बावनथड़ी परियोजना जो है यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। इस प्रोजेक्ट को पूरे होने में टोटल 37 ईयर्स लगे हैं। अब क्या है, अंत में क्या हुआ, इस परियोजना का नाम ही बदल दिया गया और यह राजीव सागर परियोजना बन गई। जो परियोजना 37 साल पहले बावनथड़ी परियोजना के नाम से शुरू हुई थी, 37 साल बाद वो बन तो गई लेकिन उसका नाम ही चेंज हो गया। रानी अवंतीबाई सागर बांध बरगी गांव के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है, जबलपुर में। बाणसागर नदी परियोजना की अगर हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश के गंगा बेसिन में सोन नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को सुनियोजित किया जाता है सिर्फ ब्लॉक स्तर पर, ग्राम और जिला स्तर पर, ग्राम और ब्लॉक स्तर पर या फिर ग्राम ब्लॉक जिला स्तर पर। ठीक है, अब देखो क्या है, इसको जो है ग्राम, ब्लॉक एवं जिला तीनों ही स्तर पर चलाया जाता है, क्योंकि पंचायती राज की हम अगर बात करें तो पंचायती राज सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है। अगर आप पंचायती राज पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में हो या फिर आप नेशनल लेवल का ही पंचायती राज पढ़ेंगे, अगर कुछ बच्चे इसमें से पीएससी वाले होंगे तो वो उन्होंने 73वां संविधान संशोधन जरूर पढ़ा होगा। तो जो पंचायती राज है उसमें सिर्फ गांवों का रोल नहीं है, यहाँ पर जिला पंचायत का भी इक्वली रोल है, जनपद पंचायत का भी इक्वली रोल है एवं ग्राम पंचायत का भी, है ना। इफ़ यू वांट्स गाइस कि मैं पंचायती राज की पूरी क्लास लूँ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर ऐसी क्लास भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज बहुत जल्द अभी खत्म होने वाली है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया पंचायती राज का सबसे पहले प्रारंभ कहाँ हुआ था। पटवारी के एग्जाम की तैयारी करने वाला हर बच्चे को मालूम होना चाहिए, पंचायती राज को जो है सबसे पहले राजस्थान में अनुमति मिली थी, राजस्थान ने सबसे पहले इसको लागू किया था। चलो अब समझ लो, पंचायती राज की स्थापना करने वाला राजस्थान पहला राज्य है और इस योजना का उद्घाटन की अगर हम बात करें 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में इसका उद्घाटन हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या सत्य है? सत्य है। चलो अब दोनों सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाने वाली इकाई सहायता की लागत समतल क्षेत्रों में 60 से 40% में के अनुपात में है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाने वाली इकाई सहायता की लागत उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में 90 या 10 के रेशियो में है। अब बताओ, दोनों सही है, ए और बी दोनों, या फिर ना तो ए सही और ना ही बी सही? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, दोनों ही सही हैं। आंसर ए और बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, देखो इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समतल क्षेत्रों में 60-40 का रेशियो है, पहाड़ी राज्यों में 90-10 के अनुपात में इसको शेयर करते हैं। योजना का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवारों को जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण घरों में रह रहे हैं उनको मूलभूत सुविधाओं के साथ एक पक्का मकान, पक्का घर प्रदान करने का जो है टारगेट है। और 2022 बस खत्म होने को है, हाफ ईयर निकल चुका है, हाफ ईयर और है ना। देखते हैं क्या क्या होता है। निम्न में से किस वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
लागू किया गया था? 2006, 2005, 2000 या फिर 2001? मैक्सिमम बच्चों को आंसर पता होगा, 2005 में इस योजना को जो है लागू किया गया था, है ना। क्या है कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, इसके अगर लागू होने की तिथि को बात करें 25 अगस्त 2005 को इसको लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को वित्तीय वर्ष में 100 दिन की मजदूरी रोजगार गारंटी देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। जिन परिवारों के वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने हेतु इच्छुक हैं, कम से कम 18 वर्ष की उनकी एज होनी चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? 2008-9 में, 2009-10 में, 10-11 में या फिर 11-12 में? करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 2010-11, है ना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों का निर्माण कर प्रत्येक गांवों को क्या है, आपस में कनेक्ट करना या इंटरकनेक्ट करना। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करना, ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भरता में कमी करना, भारत में फूलों की खेती का संवर्धन, किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों और सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों और सौर ऊर्जा से लोगों को जोड़ना। देखो पीएम कुसुम योजना के उद्देश्य की अगर बात करें तो ये मैंने अभी आपको उद्देश्य बताया है, किसानों की आय बढ़ाने और भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को सिंचाई और डीजलिंग के लिए स्रोत प्रदान करने के लिए पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अर्थ की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा अभियान उत्थान महाअभियान योजना है। सो किसान सुरक्षा, किसान का सुरक्षा का उ और सुरक्षा का सु और अभियान उत्थान तथा महाअभियान का मा, तो ये हो गई प्रधानमंत्री किसान कुसुम योजना। कुसुम योजना को मार्च 2019 में, कब? मार्च 2019 में प्रशासनिक स्वीकृति मिली और जुलाई 2019 में इसके दिशा निर्देश भी तैयार किए गए। यह योजना देश भर में सौर पंप और अन्य नए बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए शुरू की गई थी। यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भी शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए सो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करवाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।